पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं जो कि मानव के जीवन पर प्रभाव डालती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी। तो आज मैं आपको ज्वालामुखी के बारे में बताऊंगी। ज्वालामुखी, सबसे पहले हमें ये समझना है ज्वालामुखी हम कहते किसे हैं। पृथ्वी के ऊपर अचानक से जब विस्फोट के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, तरल पदार्थ, राख, गैस, पत्थर के टुकड़े एकदम अचानक से बाहर आ जाते हैं, तो वो हमारी कहलाती है ज्वालामुखी। और ये ज्वालामुखी जो है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। जैसे ये आपका पृथ्वी का आंतरिक भाग है। इस आंतरिक भाग में ये लावा भरा हुआ है। लावा मीन्स तरल पदार्थ, चट्टानों का तरल पदार्थ। किसी कारणवश जब इस आंतरिक भाग में जल पहुंच जाता है तो उससे जलवाष्प बन जाती है, गैसेस पैदा हो जाती हैं, और वो गैसेस जब बहुत भयंकर रूप ले लेती हैं तो वो इस पृथ्वी के धरातल को तोड़ते हुए बाहर की तरफ आता है वो लावा, तो उसको हम कहते हैं ज्वालामुखी। और ये ज्वालामुखी जो है, ये जब ये तरल पदार्थ ये इस नली के द्वारा बाहर आया तो इस नली को हम कहते हैं निकास नलिका या वेंट। और इस निकास नलिका के द्वारा एक तो ये वेंट पूरा सीधा डायरेक्ट अर्थ के ऊपर आ जाता है, और इसके द्वारा राख, धुआं और पत्थर के टुकड़े बाहर की तरफ निकलते हैं। जिस होल से ये बाहर निकलते हैं उसको हम क्रेटर कहते हैं या विवर कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ बीच में दरारें होती हैं जिनके द्वारा लावा और बाहर निकलता है, तो यहाँ पर ये छोटे छोटे शंकु से बन जाते हैं जिनको हम गौण शंकु कहते हैं या सेकेंडरी कोन के नाम से जानते हैं। अब हम इसके बाद ज्वालामुखी उद्गार जो हो रहा है, ये जो मैंने आपको बताया, इसके कारण क्या हैं, किन किन तरीकों से ये ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार के जो कारण हैं, एक है भूकंप, भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना। भूगर्भ में अत्यधिक ताप, जैसे आप सभी को पता है क्योंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते जाते हैं तापमान बढ़ता चला जाता है, और उस तापमान के ऊपर जो हमारी चट्टानें हैं वो हार्ड फॉर्म में नहीं रह पाती हैं, वो चट्टानें जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। तो इसलिए भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना एक कारण। दूसरा कारण कमजोर भूभागों का होना। तो कमजोर भूभाग क्या है हमारे, जहाँ पर कि हमारी प्लेट्स आकर मिलती हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट, उसके किनारे जो हैं उनको हम कमजोर भूभागों के द्वारा जानते हैं, और इनसे रिस रिस कर पानी नीचे की तरफ जाता है और वो जलवाष्प का रूप धारण कर कर बाहर पृथ्वी के धरातल को तोड़कर आता है। तीसरा जो है वो है गैसों की उत्पत्ति। जैसे मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो जल है, चाहे वो वर्षा का जल है, चाहे वो समुद्र में इकट्ठा हुआ जल है, किसी कारणवश जब वो अंदर की तरफ चला जाता है तो जलवाष्प जो है उससे बनती है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान ज़्यादा है। उस जलवाष्प से क्या होता है, विभिन्न प्रकार की गैसों की उत्पत्ति होती है। और वो जो है, क्यों विभिन्न प्रकार की गैसों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानें हैं उनकी रासायनिक संरचना भी अलग अलग है, तो जब उनमें जल जाकर मिल जाता है तो विभिन्न प्रकार की गैसेस भी उत्पन्न होती हैं। चौथा कारण है भूकंप। तो भूकंप जब भी आता है, आप सभी को पता है, कहीं पर कोई ना कोई चट्टानों में तोड़ फोड़ या दरार आ जाती है, उसके कारण भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इसके अलावा ये जो ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ बाहर की तरफ निकलते हैं जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो सबसे पहले होती हैं गैसें। गैसें भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे प्रज्वलित गैसें, जहरीली गैसें, और ये जो गैसें निकलती हैं इनके साथ जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, करीब 60 से 90% जलवाष्प की मात्रा होती है। और ये जब बाहर की तरफ आती हैं तो जलवाष्प तो सूख जाता है और बाकी का पदार्थ जो वो रह जाता है। दूसरा है तरल पदार्थ। तरल पदार्थ मीन्स जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानें थी वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं, मैग्मा के फॉर्म में आ जाती हैं, या उसको हम लावा भी कहते हैं, तो वो तरल पदार्थ होता है। और तीसरा जो है वो है ठोस पदार्थ। उसके साथ जैसे ही वो लावा बाहर की तरफ आता है, तो जिस भी इलाके से वो बाहर की तरफ आता है लावा,
तो उसके साथ में जो भी धरातल के पार्ट आते चले जाते हैं उन सबको भी वो प्रेशर के साथ अपने साथ लेता आता है। तो उस समय में धूल के कण, राख और विभिन्न प्रकार के शैलखंड उसमें मिल जाते हैं जो कि बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ज्वालामुखी जो है ये हमारे, ये इसका हम वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। दो प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, दो तरीके से जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है। एक तो ज्वालामुखी के उद्गार के स्वरूप के अनुसार, दूसरा होता है ज्वालामुखी उद्गार के समय के अनुसार। तो जो आपका उद्गार के स्वरूप के अनुसार है, मतलब किस तरीके से निकल रहा है लावा, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया था, ये सिर्फ एक विवर के द्वारा या एक नली के द्वारा बाहर निकल रहा था, उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। एक होता है दरार, जब भूकंप वगैरह आ जाती हैं तो दरारें पड़ जाती हैं, उन दरारों से जब लावा बाहर की तरफ निकल आता है, जैसे इसके कई एग्जाम्पल हैं, हवाई तुल्य, स्ट्रामोली, वॉल्केनो एंड वेसुवियस आदि। इसके अलावा फिर जो दूसरा है वो आपका समय के अनुसार, मीन्स कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, उनको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं या एक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं। कुछ ऐसे हैं कि थोड़े समय के लिए वो उनमें उद्गार हुआ, फिर बहुत लंबे समय तक उनमें कोई उद्गार नहीं होता, फिर उसके लंबे समय के बाद फिर अचानक उद्गार होता है, उसको हम प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। एक होता है शांत, शांत मीन्स एक बार ज्वालामुखी का उद्गार हो गया, उसके बाद वो हमेशा के लिए शांत हो गया। अब ये जो आपके ज्वालामुखी से ये जो मटेरियल सब बाहर निकले, इनके द्वारा कुछ भूदृश्य बनते हैं धरातल के ऊपर। तो सबसे पहले राख अथवा सिंडर शंकु, जब लावा जो है वो बहुत गाढ़ा हो, और गाढ़ा होने के साथ वो धरातल के आंतरिक भाग से निकलकर, क्योंकि वो बहुत दूर तक नहीं फैल सकता है, वो पास ही में जैसे आता है, तो उसके बाद जो है वो साथ ही कोन के शेप में जमा हो जाता है, और जिस नली से आता है इसको हम विवर कहते हैं। दूसरा इससे बनता है अम्ल लावा शंकु या गुंबद। जब लावा जो है वो थोड़ा सा पतला हो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा पतला हो, तो उस समय में जो लावा बाहर की तरफ निकला वो थोड़ा सा गुंबद के रूप में जमा हो जाता है। गाढ़ा और चिपचिपा लावा होता है वो, और गुंबद के रूप में जमा होता है, उसे हम अम्ल लावा शंकु या गुंबद कहते हैं। तीसरा जो है वो है पैठिक शंकु। पैठिक शंकु में क्या है, इसमें सिलिका की मात्रा जो है वो कम होती है, और ये तरल होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत पतला होता है, और निकलकर पूरा एकदम पतला सा दूर तक फैल जाता है और उसका जमाव हो जाता है, तो उसको हम पैठिक लावा शंकु कहते हैं। एक आता है कॉलडेरा। कॉलडेरा क्या होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो उस समय में जो ये विवर है आपका, ये जब बड़ा हो जाता है, बिल्कुल एकदम ऐसी आकृति ले लेता है बड़ी, तो उसको हम कॉलडेरा बोलते हैं। एक आपका जो है कॉलडेरा का अलावा जो है, जो और आपकी आकृतियां बनती हैं, उन आकृतियों में होता है शंकुस्थ शंकु। मीन्स जो आपका ये बड़ा क्रेटर बन गया, इस क्रेटर के अंदर जब दोबारा से ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो एक और क्रेटर बन जाता है इसमें, छोटा सा, तो उसको हम कहते हैं शंकुस्थ शंकु। तो इस तरीके से जो है ज्वालामुखी जो है उसमें बहुत सारे जो है आकृतियां बनती हैं जब धरातल पर वो लावा, राख या कंकड़ पत्थर के टुकड़े बाहर निकलते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि ज्वालामुखी का जो विश्व वितरण है वो कहाँ कहाँ पर है। तो इसमें 2-3 पेटियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कमजोर पार्ट हैं हमारे। तो सबसे पहली पेटी जो है जिसको हम कहते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का जो ये वाला हिस्सा है, प्लस ये ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका ये फिलीपींस द्वीप समूह, जापान, इनकी तरफ वाला, अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये एक जगह मिल जाता है, और इसको हम कहते हैं प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर के साथ साथ इस तरीके से जो ये महाद्वीप और महासागर के किनारे वाले भाग हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी आते हैं, और इसको हम प्रशांत सागरीय मेखला के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। अब ये रिंग ऑफ फायर, जैसे मैं अभी आपको एक ड्राइंग है, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा। ये देखो आपका ये पूरा प्रशांत महासागर वाला इलाका है। इस प्रशांत महासागर वाले इलाके में यहाँ से लेकर ये पूरा इस तरीके से, और यहाँ तक ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड होता हुआ,
तो ये आप देख रहे हो एक रिंग की आकृति इसने ले ली है, तो इसको हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर या प्रशांत महासागरीय पेटी। दूसरी जो पेटी आती है वो आपकी आती है